नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। दिन भर की तमाम खबरों के बाद हाजिर हैं हम झारखंड की खबरों के साथ। पहली खबर, झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी के प्रभारी दिलीप सैकिया ने मौजूदा राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। उनके पास कहा कि विल पावर नहीं है। उस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल पार्टी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आरोप विल पावर का क्या होता है यह मौजूदा राज्य सरकार हेमंत सरकार भली भांति जानती है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 4 घंटे के अंदर पूरे देश को लॉक कर दिया, यह किस पावर का विल पावर है। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। फिजिकल क्लास किए हुए हैं, इनको बॉडी का क्या स्ट्रेंथ है किसी का, इसकी जानकारी है। व्हील पावर क्या होता है ये राज्य सरकार को भली भांति परिचित है। मैं तो बोलूं कि भाजपा के पास कुछ नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जिस प्रकार लॉकडाउन में 4 घंटा के अंतराल में पूरे देश को लॉक कर दिया था, ये कौन सा व्हील पावर का कमाल था भाई, जिससे आम जनता पूरे भारत में पिस गई, भूखमरी, सड़कों पे चलना मजबूर हो गया, लोगों की जानें चली गई। ये कौन सा व्हील पावर था। आज देश की क्या स्थिति बना कर रखे हुए ये खुद भाजपा के लोग जानते हैं। उनके प्रभारी से ये जरूर पूछना चाहिए कि आज देश के अन्नदाता सड़क पर क्यों बैठे हुए हैं, क्या कारण है भाई। आप एक व्यक्ति के लिए 4-5 कॉरपोरेट घरानों के अपने दोस्ती की निभाने के लिए आप इस प्रकार का काम कर रहे हैं। आज देश का BSNL जो सबसे पुराना दूरसंचार का नेटवर्क है, उसको वे 65 टावर को उनको देने का काम कर रहे हैं अंबानी को। तो मैं तो ये बोलूँ कि माननीय मोदी जी को इतनी ही दोस्ती निभानी है अपने व्यापारी दोस्तों से, तो क्यों ना उस व्यापारी दोस्त को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो कांग्रेस प्रवक्ता का ये बीजेपी पर तंज है विल पावर को लेकर। ये कहा जा रहा है कि आखिर वो लॉकडाउन कैसा विल पावर था, ये भी आप बताइए। इतना बड़ा फैसला और बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज रांची स्थित रिम्स में अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंचे। चुनाव के बाद तेजस्वी पहली बार अपने पिता से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। लालू के साथ मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव के साथ झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी वहां पर मौजूद थे। सीएम एडिटर कुंदन कृतक जी फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। कुंदन जी, सीएम नीतीश कुमार पर जिस तरह से आज के दिन निशाना साधा गया तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन ये मुलाकात कितनी अहम रही तेजस्वी प्रसाद यादव की और लालू प्रसाद यादव की? बिहार विधानसभा चुनाव को संपन्न हुए 1 महीने बीते हैं और अब ये पहली बार तेजस्वी यादव अपने पिता से आज जेल मैनुअल के मुताबिक शनिवार के दिन मुलाकात करने पहुंचे थे और इसके लिए कल देर शाम में ही वो दिल्ली के रास्ते रांची पहुंच चुके थे। और आज की इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य था 21 तारीख को जो राजद की बैठक होनी है, उस बैठक में लालू प्रसाद यादव के संदेश को ले जाकर आगे अपने पार्टी के आला नेताओं और कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम करेंगे। और साथ ही अब आगे की रणनीति क्या होगी और किस तरीके से राजद अब आने वाले समय में अपने संघर्ष को जारी रखेगी, इस पे गहन मंथन हुआ है। और साथ ही तेजस्वी यादव से जो उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की है, उससे पहले सूबे के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भी मुलाकात की। और चूंकि सत्यानंद भोक्ता राजद कोटे के मंत्री भी हैं, तो इस लहजे से आप कह सकते हैं कि सत्यानंद भोक्ता की मुलाकात प्रदेश में राजद को आगे किस तरीके से बढ़ाना है, इस संबंध में भी मुलाकात हुई है। और कृषि मंत्री की मुलाकात के मायने यह निकाले जा रहे हैं कि कृषि कानून को लेकर झारखंड और बिहार में अब आगे क्या रणनीति अपनाई जाएगी और किस तरीके से कृषि कानून का विरोध किया जाएगा, इस संबंध में भी चर्चा होने की बातें सामने आ रही हैं। सबसे अहम आपको बता दें सागर की तेजस्वी यादव की आज की मुलाकात अहम इसलिए भी मानी जा रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी ने जिस तरीके से अपने कुछ कार्यकर्ताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निकाला है और जो राज्यसभा चुनाव संपन्न हुए हैं बिहार में एक सीट के लिए जिस पर सुशील मोदी निर्विरोध चुने गए थे, वह भी एक अहम बिंदु होगा। किन परिस्थितियों में
सुशील मोदी को निर्विरोध राज्यसभा भेजा गया है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और अब 21 तारीख को तेजस्वी यादव पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को लालू यादव का संदेश देने का काम करेंगे। सागर, लेकिन कुंदन जी, जेल मैनुअल के अनुसार केवल 3 लोग ही मुलाकात कर सकते हैं। तेजस्वी यादव के अलावा और भी आज के दिन मुलाकात करने के लिए लोग पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव से। कितने लोगों की मुलाकात आज के दिन हो पाई वहां पर? मुलाकात केवल और केवल तेजस्वी यादव से हो पाई, क्योंकि मुलाकात करने बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता भी पहुंचे थे, लेकिन इन दोनों नेताओं की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से नहीं हो सकी और तेजस्वी यादव की यह मुलाकात बिल्कुल अकेले में हुई है। और माना यह जा रहा है कि चूंकि लालू प्रसाद यादव को केली बंगले से जब से पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया है, तब से जेल मैनुअल की तरफ से थोड़ी सख्ती बरती जा रही है और हाई कोर्ट भी इन तमाम मसलों को लेकर काफी नजरें बैठा है। और सरकार की तरफ से जेल मैनुअल को लेकर जो जवाब दाखिल किया गया था हाई कोर्ट में, उस पर भी लेकर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है और दोबारा से राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। तो इन तमाम बिंदुओं को देखते हुए बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता की मुलाकात नहीं हो सकी। केवल और केवल तेजस्वी यादव ही आज मुलाकात कर सके। एक आखिरी सवाल, क्या लालू के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ कहा आज के दिन तेजस्वी यादव ने? लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं और उनका इलाज करने वाले डॉक्टर उमेश प्रसाद ने भी जो कहा है कि लालू प्रसाद यादव की किडनी की मात्र 25% ही काम कर रही है, तो इस संबंध में भी लालू प्रसाद यादव से चर्चा की गई है कि उनका बेहतर इलाज और किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि अब इससे ज्यादा स्थिति बिगड़ने पर डायलिसिस ही एकमात्र उपाय बच जाएगा। और साथ ही तेजस्वी यादव अपने दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने विभिन्न वकीलों से मुलाकात की है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले में चौथे मामले में जो हाईकोर्ट में जमानत की सुनवाई चल रही है, उस पर भी उन्होंने वकीलों की राय लालू प्रसाद यादव से शेयर किया है। तो स्वास्थ्य और कानूनी सलाहों के साथ साथ राजनीतिक मसलों पर भी तेजस्वी यादव की लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई है। सागर, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन जी। तो लालू प्रसाद यादव का जो संदेश है वो जब 21 तारीख को बैठक होगी उस दिन उस मैसेज को, उस संदेश को रखा जाएगा जो तेजस्वी यादव आज के दिन रांची के रिम्स से लेकर पहुंच रहे हैं संदेश को। राजधानी रांची के राष्ट्रीय ओबीसी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस बैठक में मोर्चा के द्वारा सीएम सोरेन से कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में जारी प्रदर्शन में हिस्सा लेने और किसानों का समर्थन करने की मांग की गई। मोर्चा के अनुसार सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन करने वाले किसानों को मनोबल उनका बढ़ाने के लिए सीएम को वहां पर पहुंचकर समर्थन करने की जरूरत है, ये बातें भी कही गई। इस देश के किसान अन्नदाता आंदोलनरत हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी दबे कुचले समाज का नेतृत्व करते हैं, पिछड़े समाज का नेतृत्व करते हैं, इसलिए वहाँ उनको बाघा बॉर्डर पर जाना चाहिए और किसानों को मनोबल समर्थन देकर करना चाहिए। संवाददाता शुभम फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शुभम, क्या कुछ आज के दिन चर्चा की गई राष्ट्रीय ओबीसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी सागर, बिल्कुल, अगर बता दें प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहीं ना कहीं आज ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने साफ तौर पे कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अब किसानों के समर्थन के लिए हरियाणा जाना पड़ेगा। हरियाणा और पंजाब के तमाम किसानों जो कि बॉर्डर पर इतने दिनों से, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को जगाने की बात हो रही है। उसको समर्थ बनाने के लिए अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील की जा रही है कि वो वहां पर जाएं और तमाम किसानों के साथ वहां जुड़कर इस आंदोलन में उनका सहयोग करें। और उनका यह मानना भी है कि जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन के समय में झारखंड प्रवासी मजदूरों का साथ दिया है, अब किसानों की बारी है, किसानों को उनकी जरूरत है और उस कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाने की अपील की गई है। सागर, तो शुभम, ये केवल आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों का जिक्र किया गया कि वाकई में हेमंत सोरेन का भी मन है हल्का फुल्का जाने का दिल्ली बॉर्डर पे? देखिए, बात जाने की और ना जाने की नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोगों के मन में एक विश्वास है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब राज्य का विकास के साथ साथ अब देश के किसानों पर जब बात आई है, अन्नदाताओं पर जब बात आई है, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े होंगे। ये उनकी जनता की विश्वास, उनके तमाम पार्टियों की विश्वास है कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आगे जाना चाहिए। सागर, चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए।
सीएम का किसानों के बीच जाने से बढ़ेगा मनोबल, ये आज के दिन कहा गया राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की तरफ से, जो आज के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो झारखंड में पंचायत चुनाव नजदीक आते हुए एक बार फिर से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने मौजूदा राज्य सरकार पर चुनाव नहीं करवाने और साथ ही पंचायतों का अधिकार छीनने की मंशा रखने का आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश गुप्ता बीजेपी के आरोपों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर की और झारखंड में पंचायत चुनाव निश्चित रूप से होने की बात कही गई। भी हाल में पंचायत चुनाव कराना चाहती है, मगर जो संवैधानिक कार्य होते हैं, जो शक्तियां, जिस पर अभी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है कि विपक्ष का लीडर है कौन। भाजपा को इतनी ईमानदारी अगर इस राज्य से है और इस राज्य के जनप्रतिनिधियों से है, पंचायत चुनाव में क्यों नहीं अपना पुराने कोई दूसरे विधायक को आगे करके उनको विधायक दल का नेता बनाते हैं। शुरू राज्य के सदर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मार्शल आइन और जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय बिहारी प्रसाद की मौजूदगी में एनएसयू यूनिट और जेरियाट्रिक यूनिट का शुभारंभ किया गया। एनआईसीयू वार्ड में 1 किलो 800 ग्राम से कम वजन के नवजात बच्चे का इलाज वहां पर किया गया, जिनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। सदर हॉस्पिटल में मैं 2011 से काम किया था। यहाँ कम से कम 8 में आया था और 11 तक रहा, तो उस समय से और अभी तक में बहुत डिफरेंस हो गया है। अभी बिल्डिंग की सुविधा भी है, जगह भी बहुत है और बहुत सारे यहाँ ब्रांच भी खोल चुके हैं। इस माने में बहुत इम्प्रूवमेंट है। और हर जैसे आज एसएनसी का हुआ, जेरियाट्रिक वार्ड का हुआ उद्घाटन, तो इसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं। मदर का या डेटा का सब, इसलिए उस रूम को हम लोग ने थोड़ा सा अलग इसलिए रखा है कि जहाँ पेडिट्रिशियन उस बच्चे के बारे में पहले से जानते हैं, इसलिए उनको यहाँ पर बाहर वाला जो है, हालांकि कोई स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोगों को अलग से डेटा देखना होगा कि क्या पल्स है, क्या ब्लड प्रेशर है, बच्चे का कंडीशन क्या है। तो वो इसीलिए थोड़ा सा एक जस्ट नॉमिनल है, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं है कि इसमें बाहर वाले ही रहेंगे। जहाँ बेड खाली रहेगा, अगर बाहर के बच्चे आएंगे और मेरा खाली रहेगा वहाँ, तो वहाँ भी हम लोग रखेंगे। हजारीबाग जिला प्रशासन के द्वारा कंबल वितरण अभियान चलाया गया, जहां हजारीबाग के मेयर रोशनी तिर्की ने बताया कि जरूरतमंद लोगों के बीच ठंड को देखते हुए कंबल का वितरण ये किया जा रहा है, जिसके लिए झारखंड सरकार के द्वारा लगभग 20,000 कंबल दिया गया है, जिससे हर एक प्रखंड में बंटवाया जा रहा है। साथ ही स्टैंड स्थित रैन बसेरे में गरीब जरूरतमंद लोगों की भी लगातार मदद की जा रही है। मुख्य चौक चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्था की जाती है, जो इस बार भी 1-2 दिन के अंदर हम लोग करवाएंगे व्यवस्था। और गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोषांग की तरफ से सरकार के द्वारा कंबल भेजा गया है, जिसको जो जरूरतमंद है उनको ठंड को देखते हुए वितरण किया जाए। झारखंड कैबिनेट में सड़क दुर्घटना में मारे गए मुसाफिरों के परिजनों को 1 लाख का मुआवजा दिए जाने की घोषणा के बाद राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता के जमशेदपुर पहुंचने पर शहरवासियों ने भव्य उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा का लाभ हर एक किसी को अब मिलेगा, बगैर जात पात लिंग और इसका भेद किए। सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को महज कुछ कागजी कार्रवाई के बाद यह सुविधा दी जाएगी। 2020 में लोगों ने मास्क यूज़ किया है। बहुत जल्दी सरकार की तरफ से हमारे राज्य में 2021 में इंजेक्शन वैक्सीन आ जाएगी, सबको इंजेक्शन लगेगा और सब सुरक्षित रहेंगे। मगर लोग ये चीज़ ध्यान रखें, सुरक्षित रहते हुए भी इंजेक्शन लगने के बावजूद उनको मास्क यूज़ करना पड़ेगा। मास्क को सदैव 2021 समझ लिए पूरा यूज़ करना है, इसलिए लोगों को मास्क के लिए जागरूक किया जा रहा है। मास्क बहुत ही ज़रूरी है। एक दूसरे अगर हम लोग दोस्ती भी करते हैं
तो पहले ये सवाल लगाए कि बॉस तुम मास्क लगाए हो कि नहीं लगाए हो। में उन्होंने सहयोग करने का आश्वासन दिया और इतना ही नहीं, उन्होंने इसका म्यूजिक सेट किया और लोगों को कैसे जागृत करना पड़ता है वो सारी चीज़ें उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है और एक तरीका से कैसे हम जागरूकता अभियान चला सकते हैं, इन सारी चीज़ों का उन्होंने अच्छा कार्यक्रम फ्रेम किया है। इसलिए हम लोगों ने पुनः एक बार मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम को वे कर रहे हैं और बहुत दिल से करते हैं, जो भी कार्यक्रम को करते हैं वो दिल से करते हैं। अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पप्पू जी हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर है स्वच्छता के, और वो चाहे कोरोना हो चाहे स्वच्छता हो, वो जनता के लिए आत्मसमर्पित हैं और जनता को जागरूक करने के लिए उन्होंने हर कदम उठाया है और स्वच्छता के प्रति जो उनका योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। और इस स्वच्छता को जागरूक करने के लिए उनको हम लोग ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए हैं और इनको प्रधानमंत्री से मौका था मिलने का, लेकिन कोरोना के काल में हम लोग उनको जो है ऑनलाइन ही मिलने का मौका मिल पाया था। कि वो गाड़ी चलाने के वक्त में मास्क अवश्य। इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने की फील्ड में प्रख्यात गूल इंस्टीट्यूट के द्वारा राज्यों के 6 से 12 क्लास के छात्रों के लिए गूल टैलेंट सर्च एग्जाम अब आयोजित किया गया। दरअसल ये टैलेंट सर्च एग्जाम को 2 चरण में अब आयोजित किया जाएगा, जहां प्रथम चरण में प्री एग्जाम ऑनलाइन किया जाएगा, जिसे छात्र अपने सुविधा के मुताबिक मोबाइल और लैपटॉप के जरिए घरों से भी परीक्षा दे सकेंगे। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ही छात्रों को स्कॉलरशिप अब दी जाएगी। कुछ टैबलेट एग्जामिनेशन हमारे एडमिशन के को छोड़ करके बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए पहले है, एडमिशन के लिए बाद में है। इस एग्जामिनेशन से बच्चा हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेगा तो नहीं दे सकता है। ये खुद में दूसरी चीज है, हमारा एडमिशन दूसरी चीज है। उनके लिए व्यवस्था हम लोग सोच रहे हैं करने का, उसमें थोड़ा सा अभी कुछ काम और बाकी है। जैसे वैसे जगह जहाँ पे नेट की फैसिलिटी या बच्चों के पास नहीं मोबाइल उपलब्ध है, तो वहाँ पे एक सेंटर बनाया जाएगा कोविड के डिसिप्लिन को मानते हुए, और वहाँ पे उनको ऑनलाइन की व्यवस्था दी जाएगी ताकि बच्चे आए और वहाँ पे। गिरिडीह में पूर्व विधायक सालखन सोरेन की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पैतृक गांव झलकडीहा में आयोजित कार्यक्रम में गिरिडीह और गांडे विधायक ने दिवंगत सोरेन की फोटो पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी। इस दौरान गिरिडीह के विधायक ने सालखन सोरेन को झारखंड राज्य के स्थापना सदस्यों में से एक के रूप में संबोधित करते हुए उनके कार्यों को याद किया। साथ ही उन्हें युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बताया गया। नेता सालखन सोरेन जी की पुण्यतिथि है। सालखन सोरेन इस जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्य थे और उनके मार्गदर्शन में पार्टी ने प्रगति की थी। आज भी सालखन सोरेन की सांगठनिक क्षमता, जन मुद्दों के प्रति उनकी सजगता को हम याद करते हैं और हमें यह लगता है कि सालखन जी जैसे जनप्रतिनिधि के कार्यों को और ज़्यादा रेखांकित किया जाना चाहिए और ज़्यादा उनको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। दुमका प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में दुमका के गांधी मैदान में कई चौक चौराहे होते हुए आरडीडी ऑफिस में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रबंधक और शिक्षकों ने स्कूल खोलने का आग्रह किया। कोरोना संक्रमण को लेकर अभी तक प्राइवेट स्कूल बंद है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की माने तो पिछले 9 महीने से निजी स्कूल बंद है और सरकार की तरफ से सरकारी विद्यालयों को सहायता तो दी गई, लेकिन निजी विद्यालयों को किसी भी प्रकार का सहायता उन्हें नहीं मिला। शिक्षण शुल्क निजी विद्यालयों को नहीं मिल पा रहा, जिससे शिक्षकों में दयनीय स्थिति अब आ गई है। स्कूल के बच्चे घर पर ही हैं, लेकिन ऑनलाइन की पढ़ाई अधिकतर छात्र वहां पर नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए लोगों ने गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द स्कूल खोलने की अनुमति अब दी जाए। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दोनों के बीच में 2 फीट की दूरी, कम से कम 2 से 4 फीट की दूरी रखेंगे। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची के तत्वावधान में 9 महीने से विद्यालय बंद हैं। सरकारी शिक्षक को जो व्यवस्था दी है
निजी विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका और शिक्षकेतर कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई सहायता सरकार की ओर से नहीं दी गई। बोकारो के दुकानदारों ने नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा निगम के विकास कार्यों के नाम पर रंगदारी वसूले जाने का आरोप लगाया। इस परेशानी से निजात पाने के लिए चास के दुकानदारों का प्रतिनिधि मंडल 2 समाजसेवी के नेतृत्व में चास नगर निगम के आयुक्त शशि प्रकाश झा से मुलाकात करके अपनी समस्या सुनाई। बस इतना ही नहीं, प्रतिनिधिमंडल में शामिल टाइगर फोर्स के सदस्य अमर स्वर्णकार ने आयुक्त के समक्ष सुधार नहीं लाने का अंजाम बुरा होने की भी बात कही है। इस बातचीत में आयुक्त सिंह ने आगामी बुधवार को बैठक आयोजित करके शुल्क दर निर्धारित करने की बात कही। यूजर चार्ज के नाम पे नगर निगम पुलिस लेके जो रंगबाजी कर रही थी, 1000 रुपया यूजर चार्ज के नाम पे ले रही थी, उसमें कल दुकानदारों के साथ बकझक हुआ है। उसका तो पहले हम लोग निंदा करते हैं कि आज कोरोना काल में दुकानदार कैसे करके कमा के घर चला रहे हैं। उसके बाद नगर निगम रंगबाजी के तहत बोलता सफाई का 1000 रुपया देना होगा। आपका सफाई होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग आज टाइगर फोर्स इनको लेटर के माध्यम से दिए हैं। अगर ऐसा रंगदारी अगर चलेगा तो फिर नगर निगम में बहुत जोर आंदोलन होगा या मार भी हो सकता है। जो भी कर्म जाएगा नगर निगम से उसको दौरा मारने का काम करेगा टाइगर। इसमें ये कम्युनिकेशन गैप हुआ है कि मुख्य पथ की दुकान से 1000 का दर निर्धारित है और मुख्य पथ चूँकि अब NH बन चुका है तो अब ये जो है इसको बिल्कुल मुख्य पथ कहा भी नहीं जा सकता है, नंबर 1। दूसरा, मुख्य पथ में दोनों तरह की दुकानें हैं, बड़ी दुकानें भी हैं और कुछ छोटी दुकानें भी हैं। उसको लेकर के कन्फ्यूजन था कि वो लोग 1000 का दर से ले रहे थे, लेकिन उस संबंध में वार्ता की गई है कि बुधवार को वो लोग बात करके जो भी दर एक निर्धारित होगा उस दर के आधार पे सभी लोग शुल्क देने के लिए तैयार हैं। यूजर चार्ज देने के लिए कोई भी मना नहीं कर रहा है। कल निगम के सिटी ऑफिसर जो है वो कुछ कर्मचारियों के साथ चास महावीर चौक स्थित दुकानदारों के पास गए थे और वहाँ सफाई के नाम पर दुकानदारों से 1000 रुपया वसूलने की बात हो रही थी। तो आज निगम के पास हम लोग इसलिए आए हैं कि ये सर्वथा अनुचित है कि लोग होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, दुकानदार ट्रेड लाइसेंस दे रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स वसूला जाता है, उसके बदले आप क्या सुविधा दे रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं तो जनता को उपलब्ध नहीं हो पा रही से बात करता है। तो एक तो वो खूब खराब और अनावश्यक रूप से ये एक नया शुल्क। और सीएम हेमंत सोरेन पर लगे आरोप पर राज्य में राजनीतिक बयानबाजी अब शुरू हो गई। मामले में विपक्ष के द्वारा लगातार बयानों की तीर अब छोड़े जा रहे हैं और इसी बीच राज्य के पहले सीएम और बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग की है। बाबूलाल ने इस मामले को गंभीर बताया और साथ ही उन्होंने राज्य के सीएम पर ऐसे आरोप के बाद इस्तीफा देना नैतिकता का विषय भी बताया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का एक इस पर निर्णय भी आ चुका है, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की जो संगीन अपराध होता है तो वो संगीन अपराध को न सुलह किया जा सकता है न उसको विड्रॉ किया जा सकता है। चुनाव के बाद पहली बार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड और देश में पहली बार नई शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी, जिसका संशोधन 1992 में किया गया था। फिर से नई शिक्षा नीति सरकार के द्वारा लाई जा रही है, यानी कि 34 साल के बाद देश में एक नई शिक्षा नीति अब लागू की जाएगी, जिसमें विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा उन्हें दी जाएगी। वहीं एनसीईआरटी नई गाइडलाइंस लेकर आई है। ये गाइडलाइंस चाइल्ड फ्रेंडली और इसमें हर एक क्लास की डिग्री भी जरूरी है और इसमें कक्षा 5 तक के बच्चे को मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा भी सिखाया जाएगा। रूप आया है। एनसीईआरटी जो है वो नया इस पर अभी गाइडलाइंस लेके आएगा। देखने में तो बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है कि इसमें यह चाइल्ड फ्रेंडली है, लर्निंग आउटकम पर बेस्ड है और इसमें जो हर कोई किसी क्लास के बाद हर क्लास का जो डिग्री है वो इम्पोर्टेंस है
5+3+3+4 का जो प्रोविजन है ये बहुत अच्छा है। अब देखना ये है कि इसको ग्राउंड पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद भारतवर्ष में लागू हो रही है, ये 5+3+3+4 स्कीम के तहत। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि स्किल बेस्ड बच्चों को एक स्किल के बनाया जाएगा और उनमें डायरेक्टली उनको रोजगार प्राप्ति से होगी। तो जो पहले क्लास 10th के बाद 12th के बाद बच्चे जाते थे, अभी क्लास 6 से 7 के बाद ही वो अपने विषय उसके रिजल्ट वो सब्जेक्ट चुन सकेंगे। वैसे जहां लॉकडाउन के दौरान पूरे देश की तस्वीरें बदल गई थी, तो वहीं पर मजदूरों का भी हाल बेहाल था। झारखंड में तमाम मजदूरों को सीएम हेमंत सोरेन ने वापस बुलाया, लेकिन इसके बाद भी मजदूरों का पलायन अभी थमा नहीं है। वहीं ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन में तमाम मजदूरों को वापस लाने का काम किया, उसी तरह से उन्हें फिर से वापस लाकर राज्य में ही रोजगार का माध्यम दे। जल्द से जल्द इस पलायन को रोकने में सरकार अपना कर्तव्य निभाए। झारखंड सरकार को ये जिस तरह से लॉकडाउन में उन्होंने आम गरीबों का जो ध्यान रखा था, उनकी परेशानियों को रखा था, मैं अपील करूंगा कि वो अब इस देश के जो कमज़ोर वर्ग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनका वो ख्याल रखें और जो पलायन कर रहे हैं पलायन का कारण जानें। और पलायन के लिए इन्होंने, हम समझते हैं कि कानून बनाया है रजिस्ट्रेशन कराकर ही कहीं जाने का, ताकि कि उनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए फिलहाल बात झारखंड की में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।